हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है तैयारी आपकी, आप बताइएगा ज़रूर, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ईवीएस का कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे हैं। तो हम समरी के रूप में ईवीएस को लेकर अभी चल रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मुश्किल से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे वीडियो को कंटिन्यूअसली आपको सुनते रहना है, ताकि एक एक जो स्टेटमेंट है ईवीएस से रिलेटेड वो आपके माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि क्या करता है सीटेट, क्या करता है कि हमेशा स्टेटमेंट बनाकर आपको क्या कर देता है, क्वेश्चन दे देता है। अगर आपको एक एक स्टेटमेंट आपका याद रहेगा तो आप क्या करोगे, इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंटिन्यूअसली आप कुछ भी काम करो, कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, इस वीडियो को आपको लगा लेना है और डेली एक बार सुनना ज़रूर है। उससे क्या होगा कि सारे स्टेटमेंट आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट से रिलेटेड या असर्शन या रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, है ना। तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैंने वहीं पर रोका था क्लास को, और उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए कुछ नए टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं एक एक चीज़ को। हमने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मैं आपको बता दूँ। हमने पीचस प्लांट के बारे में कल पढ़ा था, हमने डिजर्ट ओक ट्री पढ़ लिया था, खेजरी ट्री पढ़ लिया था हमने थ्रू द आई ऑफ अल्ब्रूनी के बारे में कल पढ़ा था, है ना। हमने डेड सी क्या है उसके बारे में कल पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग हमने कल समझा, है ना। ग्लास जार एंड बॉटल को हम ड्राई क्यों रखते हैं, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा। एनीमिया के बारे में पढ़ा, है ना। मलेरिया के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम ये टॉपिक कल ख़त्म हो चुकी है। जिन बच्चों ने इन सब टॉपिक को नहीं देखा या किसी कारण बस मिस हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाइएगा और आप देख लीजिएगा। जब आप दोनों वीडियो मिलाकर देखोगे ना तो पूरी एक एनसीईआरटी की समरी आपको मिल जाएगी और आपको सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं, है ना। तो आपका पर्पस क्या है कि आप ईवीएस कंटेंट में जो एनसीईआरटी के कंटेंट पूछे जाते हैं उसमें एटलीस्ट 15 आउट ऑफ 15 लेकर आओ आप। ठीक है, तो चलो ये सब टॉपिक हमने कल पढ़ लिया है। गोइंग टू स्कूल हमने पोचमपल्ली पढ़ा, है ना, हमने कोल्ड डेजर्ट पढ़ा, और आज हमें पढ़ना है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है पश्मीना, कैसे हमें पश्मीना शॉल मिलता है, कितना टाइम लगता है बनाने में पश्मीना शॉल को, वो सब आज हम देखने वाले हैं सब। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब पढ़ने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज वार्म एज स्वेटर, यानी यहाँ पे माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल है ना वो 6 स्वेटर के बराबर अकेले एक पश्मीना शॉल आपको गर्म रखता है। यानी अगर आप 6 स्वेटर पहने हो और अगर 6 स्वेटर के बजाय आप एक शॉल भी ओढ़ लोगे ना तो आपको उतनी गर्माहट मिलेगी पश्मीना शॉल से, है ना। यानी इतना ज़्यादा ये गर्म होता है ना। कितना होता है, 1 शॉल इक्वल टू 6 स्वेटर के बराबर। समझ में आई बात। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, और ये बहुत ज़्यादा पतला होता है ना, और पतला होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वार्म होता है ना। अब इस तरह के जो शॉल है आपने अपने घरों में बुजुर्गों के पास ज़्यादा देखी होगी। मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे पापा ऐसे शॉल अभी भी वेयर करते हैं, तो मेरे पापा के पास भी ऐसा शॉल है ना। तो आपके घर में भी जो बुजुर्ग होंगे, आपके पापा होंगे या आपके दादाजी होंगे, तो आपके घर में ये शॉल दिख जाएगी, है ना। ये पश्मीना शॉल है, कॉस्टली आती है क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। अब ये पश्मीना शॉल बनता कैसे है वो हम देखेंगे। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड इन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। जिस गोट से ये पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ये जिस गोट के वुल से, वो वुल यानी जिस गोट के फर से इस पश्मीना शॉल को बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है वो गोट, है ना। वो गोट वहीं सरवाइव कर पाता है, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड में कहाँ पाया जाता है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे। 5000 मीटर की ऊंचाई में कौन से लोग रहते हैं, चेंगपाज लोग रहते हैं। चेंगपाज लोग जो चेंगपा जाति के होते हैं, है ना। चंगथांग वैली में चंगपाज लोग पाए जाते हैं।
वही लोग इस गोट का पालन पोषण करते हैं और ये गोट उसी उतने ही ज़्यादा ऊंचाई पे मिलती है। ये आम जगह या आपका जो प्लेन एरिया में ये गोट नहीं मिलती है, ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर है ड्रॉप बिलो 0 to -40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ ये गोट पाए जाते हैं वहाँ पे विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और ये बात लेह एंड लद्दाख के बारे में भी बताई गई है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो coat of the warm hair grown on the goat body which protect it from the extreme cold। अब जो ये कोट जो लेयर होती है, फर की लेयर हो जाती है, जो पश्मीना गोट होती है, स्पेशल टाइप्स ऑफ गोट होती है, इसके जो बॉडी पर फर होती है ना, वो उसको ठंड से बचाने का काम करती है, क्योंकि वो फर ही तो है जो कि इतनी गर्म रहती है ना। तो गोट शेड फ्रॉम देयर हेयर और फर इन समर। अब हम कब उसके फर को निकालते हैं? ये वुल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए हम गोट के फर को कब निकालेंगे? समर सीजन में निकालेंगे। अब इन केस अगर मान लो आप विंटर सीजन में आप उसके फर को निकालोगे तो क्या होगा? उसको ठंड लग जाएगी, और ठंड लगेगी तो वो बेचारा वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हम समर सीजन में उसकी फर को निकालते हैं। किसके फर को निकालते हैं? पश्मीना गोट की। और पश्मीना गोट के नाम से ही पश्मीना शॉल का नाम पड़ा है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक बार और आप समझ लो कि इस पश्मीना गोट को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल बनाने में, है ना। एक प्लेन शॉल बनाने में आपको 250 घंटे लगते हैं। तो सोचिए कि जब आप एम्ब्रॉयडरी करोगे, यहाँ पे आप नकाशी करोगे, यहाँ पर जब ये आप इस तरह की धागों से आप बुनाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल बनाने में, ये स्टेटमेंट आता है, ठीक है। एक चीज़ और बताई जाती है कि जो पश्मीना जो गोट होती है उसकी एक बाल जो होती है ना, एक हेयर जो होती है, हमारी 6 बाल का आप 6 हमारे एक बाल का अगर आप 6 पार्ट करोगे ना, उतनी पतली जो होती है इसकी एक हेयर होती है, किसकी? पश्मीना गोट की। समझ में आया? चलिए अब हम देखेंगे मधुबनी पेंटिंग क्या है और मधुबनी पेंटिंग में क्या खासियत होती है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है ना, और ये एक फोक आर्ट है ना। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इट इज कॉल्ड वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये फोक आर्ट है ना, पारंपरिक आर्ट है। फोक आर्ट का मतलब होता है पारंपरिक आर्ट है। ये कहाँ का है? ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बिहार में है ना। बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी, वहां पे मधुबनी पेंटिंग फेमस है, ठीक है। The district in the Bihar is called Madhubani. Here during festival and happy occasion, the wall of the house and their courtyard are printed with such picture। यानी जब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्यौहार आता है, तो उस टाइम या कोई ओकेजन होता है, शादी ब्याह होता है, तो उस टाइम इस पेंटिंग को घरों की दीवारों पर, या कोर्टयार्ड क्या होता है? आपका आंगन, वहां पर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और ये पेंटिंग कुछ इस तरह दिखती है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग होती है। और इस तरह की पेंटिंग वो कब बनाते हैं? जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई हैप्पी ओकेजन में शादी हो गया है ना, मुंडन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम ये लोग बहुत ही अच्छा दिखने के लिए घर को इस पेंटिंग को बनाते हैं। और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। अगर आप जाओगे मार्केट में इस पेंटिंग को खरीदने के लिए, इस पेंटिंग के वॉल हैंगिंग मिलते हैं, है ना, वॉल पर लगाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर टाइप के बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इस पेंटिंग का आपको बेडशीट मिलेगा, इस पेंटिंग की आपको साड़ियाँ मिलेंगी, दुपट्टे मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पेंटिंग होती है। क्यों पेंटिंग ये कॉस्टली होती है? क्योंकि ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है ना, इसमें रियल कलर का, नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, और इसको बनाने में हाथ से बनाया जाता है और रियल कलर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये पेंटिंग आपको बहुत महंगी मिलती है, ठीक है ना। दीज पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। ये पेंटिंग में जो हम कलर का यूज करते हैं वो किससे बनता है? पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, यानी चावल के पेस्ट से। आप पाउडर राइस यानी, और चावल जो होता है ना, उसका पाउडर बना के, आपके हम जो चावल खाते हैं उसका पाउडर बना के, उसका पेस्ट बना के इसका कलर को बनाया जाता है। तो कलर आर यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू मेक देम इंडिगो नील। इंडिगो कलर के लिए ये नील का यूज करते हैं, इंडिगो यानी नीला कलर के लिए। पीले कलर के लिए ये टर्मरिक का यानी हल्दी का यूज करते हैं।
कलर फ्रॉम फ्लावर एंड ट्री ईटीसी आर यूज, यानी सारे नेचुरल कलर को ये यूज करके पाउडराइज के साथ मिलाकर पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो पेंटिंग शो द ह्यूमन बींग, एनिमल, ट्री, फ्लावर एंड बर्ड। अब इनकी पेंटिंग में क्या दिखेगा आपको, ह्यूमन बींग दिखेंगे, एनिमल दिखेगा, ट्री दिखेंगे, फ्लावर और बर्ड, इन्हीं लोग की पेंटिंग ये बनाते हैं। कहाँ से बिलोंग करती है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से, ठीक है। तो ये थी हमने पढ़ी मधुबनी पेंटिंग के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम बेरेल स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। बेरेल स्क्रिप्ट का डिस्कवर किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए CTET के वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल है आपकी एडमिट कार्ड, जो कि 10 दिन पहले सीटेट रिलीज करता है। और आपका एग्जैक्ट जो एक्चुअल एडमिट कार्ड है, जिसको हम फाइनल एडमिट कार्ड कहते हैं, वो कब आएगा आपको एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आपका सेंटर पता चलेगा कि किस सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना है। अभी आपको पता चला होगा कि आपको किस सिटी में एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए विजिट कीजिए। मैंने भी कल इससे रिलेटेड वीडियो डाला है, तो आप जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, बेरेल स्क्रिप्ट के बारे में। आप ये लुइस ब्रेल है जिन्होंने बेरेल स्क्रिप्ट की क्या की, डिस्कवरी की। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, जब ये बहुत छोटे थे, है ना, जब ये बहुत छोटे थे ना, तो अपने ये फादर के टूल से खेल रहे थे, टूल यानी औजार से, है ना। तो खेलते खेलते एक औजार इनकी आंखों में जाके लगा और इनकी आईसाइट चली गई, इनकी आंख की रोशनी चली गई, है ना। आंखें नहीं चली गई, आंख की रोशनी जाती है, आंख नहीं जाती है, आंख वहीं रहती है, लेकिन जो आईसाइट है वो चली गई, ठीक है। तो ये बेरेल स्क्रिप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। In this types of script, a row of raised dot are made on a thick paper, यानी एक thick paper लिया रहता है, उसमें रॉ ऑफ राइज डॉट बने होते हैं, है ना, डॉट बने होते हैं थिक पेपर पर, है ना, उभरी हुई रहती है, उभरी हुई डॉट आपको दिखेगी। जब आप ऐसे इस तरह से अपने हाथ फेरोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, वहां पे रफ सरफेस फील होगा, है ना। बिकॉज ऑफ दीज डॉट आर राइज्ड बाई कैन बी रीड बाई रनिंग द फिंगर ऑन देम, और उसी डॉट के कारण जब आप फिंगर को उसके ऊपर चलाओगे तो आप पढ़ पाओगे, है ना, कि लिखा क्या है ना। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, इस चीज को याद रखिएगा। इस स्क्रिप्ट में कितने पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं। बेरल कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का भी यूज करके हम बेरल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बाय ए ब्लाइंड एंड लो विजन पर्सन, तो इसको कौन यूज करता है, या तो ब्लाइंड जो कि अंधे लोग होते हैं, और जो कि जिसकी लो विजन है, जिसको कम दिखाई देता है, वो दोनों लोग इसकी क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बेरेल स्क्रिप्ट किसने डिस्कवर करी, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से टॉपिक को आज हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 2007 में आया था। इसमें क्या बताया गया था वो हम पढ़ेंगे। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर, याद रखिएगा कितना ईयर दिया है, 25 ईयर। जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है ना, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 2007 में आया था। अब यहाँ पे कितने साल के लोगों को फॉरेस्ट में रहने की आजादी है, या फॉरेस्ट के जो भी लैंड है, या जो कुछ भी फॉरेस्ट में उगाया जा रहा है, उस पर किसका अधिकार है, वो लोग आदिवासी लोग, या वो लोग जो 25 या 25 साल से ज्यादा से फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, है ना। तो अगर आपको फॉरेस्ट के लैंड पर अधिकार चाहिए तो आपको एटलीस्ट 25 ईयर फॉरेस्ट में जाके, यानी जंगल में जाके रहना पड़ेगा, तभी आप राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के हकदार होंगे। तो क्या पढ़ा हमने, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 2007 में। अब यहाँ पे पूरे डिटेल में हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. तो जो लोग 25 या 25 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं फॉरेस्ट पे, उनका राइट है, उनका अधिकार है ओवर द फॉरेस्ट लैंड पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पर, और जो कुछ भी उगाया जा रहा है फॉरेस्ट की लैंड पर। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, आप उनको वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, है ना। तो वर्क ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय ग्राम सभा, और जो
फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? ग्राम सभा करती है। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आपको समझ में आया, कब आई थी? 2007 में। अब यहाँ पे डेटा में फेरबदल दे देगा, या तो यहाँ पर दे देगा और या तो यहाँ पर दे देगा। तो आपको डेटा याद रखना है, 25 साल 2007 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। आपको याद रखना है कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कभी कभी फेरबदल के साथ दूसरे गैसेस दे देंगे। मान लो इस पर क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कराया भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ना दे के आपको क्या दे दे, पर फ्लोरोकार्बन दे दे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दे दे। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मुख्यतः यानी मेनली ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड सो कॉल्ड एफ गैसेस। एफ गैसेस में कौन आता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साप्रोपाइड। दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के क्या है? ये है रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे गैसेस जो है, जो हमारी धरती इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। अभी आप क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है? अभी समर सीजन चल रहा है, लास्ट जून का लास्ट मंथ चल रहा है। आपको इतनी ज़्यादा गर्मी अभी आप देखने को मिल रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आपको इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है कि करीब करीब मोस्टली आपको शहरों में 50 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर यानी 50 डिग्री तक तापमान जा चुका है और इससे ऊपर भी बढ़ रहा है और ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। क्या कारण है इतनी गर्मी होने का? पहले तो इतनी गर्मी होती नहीं थी। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है, स्पेशली CO2 जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है ग्रीन हाउस गैसेस में, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। अब ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है? क्या करते हैं ना कि सन से जो सोलर रेडिएशन निकल रहा है, तो क्या होता है ना, दिन के टाइम निकलता है और रात के टाइम रिफ्लेक्ट होके फिर से हमारे वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, जो हार्मफुल गैसेज हो गई या जो गर्म रे निकल रही है, उसको ना ये बाहर जाने नहीं दे रही है ना, वायुमंडल में ये जाने नहीं दे रही है और यहीं पे रोक के रख दे रही है। तो आप ये दोनों पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO2 स्पेशली क्या कर रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। जो गर्म और जो बुरी किरणें हैं उसको वो बाहर जाने नहीं दे रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में वापस जाने नहीं दे रहा है। क्योंकि जितनी भी सन की किरणें आती हैं रात में क्या होती है, दिन में आती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं और फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर सन के पास वो क्या करती हैं, चली जाती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये क्या कर रहे हैं, सबको बांध के रखते हैं और जिससे क्या हो रही है, हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। और इसी के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लेशियर पिघल रहा है, ये सब क्या है, बाढ़ आ रही है, ये सब क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका यही कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ रही है। अब ये CO2 स्पेशली कहाँ से आपको मिल रहा है? ये CO2 आपको मिल रहा है जो ऑटोमोबाइल से आपको जो धुएं निकलते हैं, है ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि कम से कम गाड़ियां चलेंगी तो कम से कम CO2 रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे झूम फार्मिंग। व्हाट इज झूम फार्मिंग? झूम फार्मिंग हम क्या पढ़ते हैं, झूम फार्मिंग को हम सेलेक्टिव फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज सेलेक्टिव फार्मिंग? मतलब आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर करके, मतलब लगातार खेती नहीं करनी है, आपको ब्रेक देना है ना। आपको लैंड को ब्रेक देना है, आपको उसको आराम करने का मौका देना है, उसके बाद जाके आपको उसको यूटिलाइज करना है। अब झूम फार्मिंग में होता कहाँ है, सब होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि झूम फार्मिंग में किस स्टेट के बारे में बताया गया है, मिजोरम स्टेट के बारे में। और झूम फार्मिंग ज़्यादातर उसी तरफ होता है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, है ना, मेघालय, नागालैंड, ये जो एरिया है भारत का, वहां पर आपको झूम फार्मिंग देखने को मिलेगी, है ना, जिसको हम सेलेक्टिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बन के। ठीक है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को काटने के बाद, एक फसल जब आप काट लेते हो, तो लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, उस लैंड को कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ भी नहीं हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कुछ भी नहीं उगाते हैं। नथिंग इज ग्रोन देयर, द bamboo and the weed which grow on that land are not pulled out, they are cut and burnt and the ashes make the land fertile। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक फसल उगा लेते हो और काट लेते हो, उसके बाद कुछ सालों तक आपको लैंड को फ्री छोड़ना है, उस पर कुछ भी नहीं उगाना है।
जब आप किसी लैंड को फ्री छोड़ोगे तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वीड वीड और जो बैम्बो वगैरह, बैम्बो यानी बांस के पेड़, वीड यानी खड़पतवार वहां पे क्या होते हैं, जमना स्टार्ट हो जाते हैं। अब खाली जमीन पे आपने देखा होगा किस तरह के जंगल टाइप से बन जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ग्रोन ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, यानी आपको उसको जड़ से नहीं निकालना है, जड़ से नहीं निकालना है। आप क्या करोगे, उसको कट करोगे। जैसे मान लो कि ये आपका बैम्बो हो गया या वीड हो गया, अब इसको आप क्या करोगे, जड़ से नहीं उखाड़ोगे, उसको स्लाइटली कट करोगे, है ना। स्लाइटली जब कट करोगे ऊपर से, जड़ से नहीं काटोगे, और उसको क्या करोगे, जला दोगे। जब उसको जलाओगे ना, तो जो राख होगा ना, वो राख के हेल्प से जो राख बनेगी, ऐश बनेगी, उससे लैंड क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ बनेगा। While burning, the care is taken so that the fire does not spread to the other part of the forest. अब एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप खेतों को जलाते हो तो आपको इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि आप जब खेत जला रहे हो तो आप जो खेत जलाने में आग का प्रयोग कर रहे हो, वो आग दूसरे फॉरेस्ट तक ना पहुंचे, इसका भी आपको केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है ना। When the land is ready for farming is lightly dug up. अब जैसे खाद खाद का काम कौन किया, एशेस क्या किया, फर्टाइल कर दिया। जब आपको लगा कि अब ये लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए रेडी है, खेती के लिए रेडी है, तो आप क्या करोगे, लाइटली डग अप करोगे। लाइटली यानी हल्का हल्की 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 खुदाई करोगे, यानी नॉट पुल्ड, बहुत ज्यादा नहीं करोगे, लाइटली डग अप करोगे, थोड़ा थोड़ा, है ना, जैसे हम गमले की मिट्टी में करते हैं ना, उस तरह से। और उसके बाद उसमें क्या करोगे, सीड आर ड्रॉप्ड ऑन इट। अब उसमें क्या करोगे, सीड को डाल दोगे, बीजों को डाल दोगे, ठीक है। वीड एंड द अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। अब जो वीड है या अनवांटेड, उसको भी आप पुल्ड नहीं करोगे, दे आर जस्ट कट सो दैट दे गेट मिक्सड विद सॉइल एंड सो ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। उसको काटोगे नहीं, बस उसको जड़ से नहीं काटोगे, उसको हल्का सा काट के वहीं पे छोड़ दोगे, और वो क्या करेगी, सॉइल को फर्टाइल बनाएगी, है ना। अब ये बताओ आप हमको कि वीड को क्यों काटते हैं हम। देखिए क्या होता है ना, कुछ पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, है ना, तो वो क्या करते हैं, अगर वीड अनाज के साथ जमने लगे तो अनाज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वीड आधी न्यूट्रिशन कौन ले लेगा, वीड ले लेगा। इसीलिए वीड यानी खरपतवार को हमें हटाना होता है खेतों से, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, झूम फार्मिंग को हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। द लैंड ऑन विच वी ग्रोन 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। अब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हुज फॉरेस्ट नाम का एक एनसीईआरटी में चैप्टर है ईवीएस में, उसमें लिखा हुआ है कि 1 टीन ऑफ ग्रो, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड के नाम से हम जानते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। अब है तुरांग मीन्स क्या होता है, जंगल। तुरांग मीन्स क्या होता है, जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है, झारखंड की। झारखंड में किसकी लैंग्वेज है, वहां की एक जनजाति है जिसका नाम है कुडुक जनजाति, है ना। कुडुक जनजाति यानी कुडुक कम्युनिटी है, कुडुक जनजाति है, कुडुक ट्राइब्स है ना, वो झारखंड से बिलोंग करती है, उसकी ही लैंग्वेज है कुडुक। यानी कुडुक क्या है, आपकी जनजाति भी है, ट्राइब्स भी है, और कम्युनिटी के भी आप मान सकते हो। कहाँ से बिलोंग करती है, झारखंड से, और उन्हीं कुडुक जनजाति की लैंग्वेज क्या है, कुडुक। और कुडुक लैंग्वेज में जंगल को हम क्या बोलते हैं, तुरांग। तुरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। बिहू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू असम। अब बिहू फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। न्यू राइस क्रॉप के लिए है, न्यू राइस क्रॉप के लिए। जैसे हम पंजाब में न्यू राइस क्रॉप के लिए क्या मनाते हैं, हम लोहरी मनाते हैं। लोहरी जो आपकी 13 जनवरी के आसपास मनाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बिहू फेस्टिवल असम में हम न्यू राइस क्रॉप के लिए मनाते हैं। जब आपकी चावल की खेती, नई खेती आती है ना, जनवरी वगैरह के मंथ में आपकी चावल कट के आपके घरों में आ जाती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बिहू फेस्टिवल असम के लोग मनाते हैं। अब क्या होता है, उसको वो क्या बोलते हैं, माघ बिहू के नाम से वो जानते हैं। यानी 14 एंड 15 जैन हमारे नॉर्मल कैलेंडर का जो डेट होता है वो होता है 14 एंड 15 जैन। 14 एंड 15 जैन को हम क्या मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कौन सा त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो माघ बिहू के रूप से वो मनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलर कैलेंडर। यानी 14 और 15 जनवरी क्या है, रेगुलर कैलेंडर जो ऑल ओवर इंडिया में कैलेंडर चलती है, उसके अकॉर्डिंग माघ बिहू कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 और 15 जनवरी को। बट अकॉर्डिंग टू असामी कैलेंडर इट शुड बी 1 एंड 2 माघ। यानी हमारा 14-15 तारीख जनवरी का, और उनका पहला और दूसरा तारीख होता है माघ का, है ना। इट इज अ 10th मंथ ऑफ एसेमिक कैलेंडर। अगर नॉर्मल कैलेंडर की बात करें तो वो कौन सा कैलेंडर होता है, अगर इंग्लिश वाले कैलेंडर की बात करें तो वो होता है जनवरी मंथ, और अगर एसेमिक कैलेंडर की बात करें तो उनका 10th मंथ होता है ना।
दे मेक भेलाघर फ्रॉम बैम्बो, और ये क्या बनाते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने टाइम भेलाघर बनाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है। बर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। बर्ड बहुत ज्यादा आप मान सकते हो कि पसंदीदा टॉपिक है सीटेट का। बर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला बर्ड है हमारा इंडियन रॉबिन बर्ड। इंडियन रॉबिन बर्ड कहाँ अपने एग को ले करता है, कहाँ अपने अंडे देता है? बिटवीन द स्टोन ऑन द रोड साइड, यानी रोड के किनारे जो स्टोन रखी रहती है वहां पर इंडियन रॉबिन बर्ड अपने क्या देता है? अंडे देता है। डव मेक इट नेस्ट अमंग द थ्रोन एंड इन मेहंदी हिचेस। अब डव नाम की एक पक्षी है, वो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? यहाँ पे अंडे नहीं देने की बात है, यहाँ पे नेस्ट बनाने की है। घोंसला कहाँ बनाता है? थॉर्न यानी झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियों में या मेहंदी की झाड़ियों में। कौन बनाता है? डव। और इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा? वो अंडे देता है रोड साइड ऑफ द स्टोन के पास। ठीक है। क्रो मेक इट नेस्ट हाई अप अ ट्री क्वाइट लार्ज। अब क्रो अपना जो घोंसला है कहाँ बनाता है? पेड़ के सबसे ऊंचे वाले पार्ट पर। कौन बनाता है? क्रो अपना घोंसला बनाता है, और उसका घोंसला क्या होता है? स्लाइटली लार्ज होता है, बड़ा होता है। कोयल डज नॉट मेक इट नेस्ट, इट ले एग ऑन ए क्रो नेस्ट। और कोयल के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाता, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। वो क्या करता है? अपना घोंसला कहाँ बनाता है? वो अपने अंडे कहाँ देता? अब घोंसला नहीं बनाता तो अंडे कहाँ देगा? अंडे देगा वो जाके क्रो के नेस्ट में। और क्रो जो है वो थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का आप मान सकते हो कि वो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के पालन पोषण उसका करता है। ठीक है, तो ये इसमें क्लेवर कौन हुआ? कोयल हुई। कोयल बहुत ज्यादा चालाक पक्षी मानी जाती है। स्पाइडर, रैट, कॉकरोच, लिजर्ड आर फाउंड इन हमारा हाउस, ये हमारे घर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको ये क्रो दिख रहा है, ये कोयल। नेक्स्ट हमें कौन सी टॉपिक देखनी है वो हम देखते हैं। अब वीवर्स वर्ड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। क्या है वीवर्स वर्ड के बारे में वो हम देखेंगे। वीवर्स वर्ड मेक इट नेस्ट ऑन थ्रॉनी ट्री हैज ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द वाटर ऑन अ हाइट फॉर सेफ्टी ऑफ एग। इट इज वेरी क्लेवर एंड टैलेंटेड बर्ड। अगर पूछा जाए कि वेरी क्लेवर एंड टैलेंटेड बर्ड कौन है, तो वो वीवर्स बर्ड है। क्यों है? वो क्या करती है? अपने घोंसला कहाँ बनाती है? एक तो वो थॉर्नी बुशेस या जिस कांटेदार झाड़ियों पर बनाती है, और ऐसी झाड़ियां जो कि जिसके नीचे पानी हो। मान लो ये पानी बह रही है और यहाँ पर एक झाड़ियाँ हैं जो कि इस तरह से लटकी हुई होती हैं, तो क्या होगा कि अपने अंडे को बचाने के लिए ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, ताकि क्या करे कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनके अंडे को यहाँ से, अब पानी में चल के तो कोई जाएगा नहीं इसके अंडे को ये करने, तो वो ऐसी लटकी हुई जो डालियाँ होती है या झाड़ियाँ होती है वहाँ पर वीवर्स बर्ड अपने क्या करती हैं? अंडे को ले करती हैं और वहीं पर अपना घोंसला बनाती हैं। द बर्ड, अब अगला है द बर्ड मूव इट नेक बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे कौन करता है? विथ अ जर्क। जर्क से करने वाला कौन वर्ड है? मैना है। मैना क्या करती है? अपने नेक को, अपने गले को आगे पीछे करती है जर्क से। जर्क यानी फोर्सली करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आउल ऑल्सो रोटेट इट नेट्स एट 360 डिग्री बट नॉट यूज जर्क। आउल भी बहुत हद तक अपनी गर्दन को क्या करती है? घुमाती है, लेकिन जर्क का यूज नहीं करती है। आउल कैसे अपनी गर्दन को घुमा सकती है? 360 डिग्री पर, यानी चारों तरफ घुमा सकती है, लेकिन जर्क का यूज नहीं। जर्क का यूज करने के लिए फोर्सली आप इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपकी जो हिंदी पेडागोजी की क्लास एक बची हुई है, एक या दो क्लास बची हुई, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि करीब करीब 100 से 150 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसकी एक दो क्लास बची हुई है, आज से कल में आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिएगा स्टडी परचम चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की वीडियो को आप शेयर करिए। अब ईग्रेट के बारे में बताई गई है। एन ईग्रेट सीट ऑन द बिफेलो बिकॉज ईग्रेट एंड बिफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बिफेलो और ये है ईग्रेट। ईग्रेट क्या है? यानी सफेद बगुले को हम क्या बोलते हैं? ईग्रेट के। ये बगुला है। अब ये क्या, अक्सर आपने देखा होगा कि भैंस की पीठ पर ये बैठी रहती है ना, बैक साइड पे ये बैठी रहती है। क्या कारण है? क्योंकि इन दोनों में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों को एक दूसरे
दूसरे से फायदा है। क्या फायदा है, अब आप बताइए। फायदा ये है कि जैसे बगुला है ना, क्या है, भैंस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अगर बैठे रहते हैं तो एग्रेट क्या करती है, इसको चुन चुन कर वो खाने का काम करती है। इससे क्या होता है कि एग्रेट का पेट भरता है और फेलो का जो है बॉडी क्लीन होता है। तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे से फायदा, है ना। द एनिमल at when the animal awake at night can see object only in black and white। जो जानवर रात में जगते हैं वो किसी भी चीज को या तो ब्लैक में देखेंगे या तो व्हाइट में देखेंगे, ठीक है। तो साउंड बिकम हडाजियस नॉइज पॉल्यूशन एट डेसिबल, यानी जब 80 डेसिबल से ऊपर जाता है ना तो वो जो साउंड होती है वो हमारे सुनने लायक नहीं रहती है। यहाँ पे हांगकांग के बारे में बताया गया कि पीपल ईट स्नेक, यानी कहाँ के लोग स्नेक को कुक करके खाते हैं, हांगकांग के लोग। और उस डिश का नाम क्या है, लिंग हू फेन। लिंग हू फेन नाम की एक डिश है जो कि हांगकांग के लोग सांप को पकाकर खाते हैं, यानी सांप को पका के खाने का ट्रेंड कहाँ है, हांगकांग के लोगों को है, और वहाँ पे की डिश का नाम है लिंग हू फेन, ठीक है। नेक्स्ट देखना है अब हमें क्या पढ़ने वाले हैं। ओविपोरस एंड विविपोरस। व्हाट इज ओविपोरस? ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपोरस कहते हैं। ऐसे एनिमल जो कि बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं वो होते हैं विविपोरस। समझ में आया? ओ फॉर अंडा आप कह सकते हैं, ओ फॉर ओविपोरस याद करने की एक टेक्निक है ना। तो ओविपोरस मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं, अंडे ले करते हैं, और विविपोरस एनिमल जो कि डायरेक्ट अपने बच्चे को बर्थ देते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, मुर्गी है ना, हैन है, और ये क्या देती है, अंडे देती है, और अंडे में से बच्चा निकलता है। लेकिन अगर आप हॉर्स को देखोगे तो हॉर्स डायरेक्ट अपने बच्चे को पैदा करता है, ठीक है। तो एक बार हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। Oviporous are the ones who lay egg and do not birth to their offspring directly, यानी अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म नहीं देता। ओविपोरस एनिमल आर बर्ड, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। अगर आपसे एग्जांपल में पूछे या स्टेटमेंट में आ जाए कि ओविपोरस एनिमल में बर्ड भी आपने देखा है, एग देती है। रेप्टाइल्स यानी जो घर में छिपकलियां होती हैं, ये ग्रिट वगैरह होती हैं, है ना, और आपके मगरमच्छ, ये लोग क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो कि पानी में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रॉग का, टोड का, है ना। तो ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। विविपोरस एनिमल कौन होते हैं, जो कि डायरेक्टली गिव बर्थ एंड डू नॉट ले एग को अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग हैं। ह्यूमन बींग हो गया, कैट, डॉग, हॉर्स, है ना, एलिफेंट, दीज आर विविपोरस एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। डव के बारे में बात करेंगे। डव क्या है, वो सोप नहीं है जो कि हम लगाते हैं। डव क्या है, एक बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो डव क्या है, द डव बर्ड मेक इट नेस्ट अमॉन्ग द थ्रॉन ऑफ कैक्टस प्लांट और इन मेहंदी हेचेस। डव कहाँ अपने नेस्ट बनाती है, हमने पहले भी पढ़ा, कैक्टस प्लांट, जो कि कैक्टस कहाँ मिलता है, डिजर्ट एरिया में मिलता है, और मेहंदी हेचेस में डव अपने घोंसले बनाती है। अब सन बर्ड के बारे में बताया गया। It make a nest that hang from the branches of small tree and bushes. Nest is made with a hair, grass, thin twig. यानी सनबर्ड कहाँ बनाती है, स्मॉल ट्री और बुशेस पर अपना घोंसला बनाती है। और किससे बनाती है, हेयर से, ग्रास से, एंड थीन ट्विंग से, छोटे छोटे आपकी झाड़ियां होती है उससे। अब वीवर्स वर्ड के बारे में तो हमने पढ़ा कि बहुत चालाक टाइप की वर्ड्स होती है। आप यहाँ पे सनबर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये डव का है, ये है आपकी सनबर्ड का, और ये है वीवर्स बर्ड का, ठीक है। तो वीवर्स बर्ड के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि मेल वीवर्स मेक इट नेस्ट फ्रॉम द फीमेल, इट मेक ब्यूटीफुल वीवन नेस्ट फॉर द फीमेल टू ले एग। अब इसके बारे में ये बताई जाती है कि वीवर्स बर्ड जो होती हैं, वो जो फीमेल होती हैं वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाती है। नेस्ट बनाने का काम कौन करता है, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वीवर्स बर्ड के जो पुरुष प्रजाति होती है वही घोंसला बनाती है। तो क्या होती है ना कि बहुत सारे घोंसले बनाए रखते हैं, बहुत सारे मेल जो बर्ड होते हैं अपने अपने घोंसले बना के रखते हैं। और वीवर्स जो फीमेल बर्ड आती है, देखती है कि किसका घोंसला सबसे अच्छा है, उसी के घोंसले में जाके अंडा देती है। एक तरह से एक स्वयंवर टाइप का यहाँ पर होता है ना। तो इसमें वीवर्स के बर्ड के बारे में बताई गई, याद रखिएगा क्या नाम है, वीवर्स बर्ड,
ठीक है। नेक्स्ट है हाउस मेड अप ऑफ मड। कहाँ की हाउस मड से बनी होती है, कहाँ की हाउस गीली मिट्टी से बनी होती है, तो वो है राजस्थान की हाउस। राजस्थान की हाउस पर आपको गीली मिट्टी का लेप मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, गीली मिट्टी का लेप क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी बहुत गर्म होती है। तो मिट्टी क्या करता है, घर को ठंडा रखता है, गीली मिट्टी का लेप लगाया जाता है तो मिट्टी क्या है कि बाहर की जो हीट है ना उसको अंदर नहीं जाने देता है और अंदर घर को ठंडा रखता है, इसलिए वहाँ पे मड हाउस का प्रचलन है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, आपको स्टेटमेंट देता है। देखिए मैं बोलूंगी तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी आपको स्टेटमेंट में ही देगा। द हाउस आर फाउंड इन हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड विलेज, यानी मड हाउस कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान और उसके गाँव में मिलेगा आपको मड हाउस। These house help in better adapting to excessive heat. Mud wall of these house are made thick so that the heat does not cross it. यानी ये better adapting है, excess heat को adapt करता है और अंदर नहीं जाने देता है mud house, है ना। Roots of the root are the made of the fodder and bushes. Wood or erica are used in a roof. अब रूफ कैसे बनते हैं, जो कि बुशेज होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पे ज़्यादातर मिलती हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, पानी की कमी है राजस्थान में। तो एरिका यानी कीकर वगैरह के जो वुड होते हैं उससे इनकी क्या बनाई जाती है, छतें बनाई जाती है। और राजस्थान में कुछ इस तरह के आपको घर देखने को मिलेंगे। खैर बहुत ज़्यादा आप रूरल एरिया में जाओगे तो ऐसे घर देखने को मिलेंगे। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। तो पहले की अगर राजस्थान से रिलेटेड आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपको इस तरह के घर मिले होंगे, है ना। दीज हाउस आर पेंटेड विथ अ मड। अब इसको पेंट किया जाता है मड से एंड काउ डंग केक से, यानी गोबर से लिपाई की जाती है ना। अभी भी आप गांव में जाओगे जो मिट्टी के घर मिलेंगे वहां पे क्या किया जाता है, गोबर से लिपाई की जाती है। और वो गोबर से लिपाई क्यों की जाती है, टू प्रोटेक्ट मड फ्रॉम ब्रेकिंग आउट। जो मड होता है, गीली मिट्टी होती है, वो क्रैक नहीं आने देता है। और गोबर का यूज क्यों करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, जर्म्स, इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है गोबर। यानी काउडंग केक जो होता है, गोबर जो होता है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। हाउस मेड ऑफ वुड एंड बैम्बो। बैम्बो से बनी हुई हाउस आपको कहाँ मिलेगी, आसाम में। बहुत बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दीज हाउस आर मेड इन दोज एरिया वेयर देयर इज वेरी हैवी रेन। यानी जो बैम्बो से बने हाउस कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आसाम के हाउस। आसाम के हाउस कहाँ किससे बने होते हैं, बैम्बो से बने होते हैं, बांस से बने होते हैं और लकड़ियों से बने होते हैं। ठीक है, द बैम्बो एंड द वुड हाउस आर 10 to 12 फीट। अगर इसकी ऊंचाई दिया जाए तो 10 से 12 फीट के खंबे पर बनाई जाती है वहां की घरें। कहाँ की घरें, आसाम की घरें। अगर यहाँ पर ये दिया जाता है, आप देखिएगा डेटा, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस से बने हुए घर आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। अगर हम मीटर में देखें तो 3 से 3.5 मीटर यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर आसाम के घर बने होते, अबव द ग्राउंड यानी जमीन से उतनी ऊंचाई पर बने थे, सो दैट इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फ्लड। अब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मान लीजिए कि अगर जमीन के लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उनका घर रहेगा तो सारा पानी कहाँ घुस जाएगा, घर के अंदर। तो इसीलिए उतनी ऊंचाई पर रखा जाए। मान लीजिए ये घर है तो ये आपका बेस हो गया और इतनी ये ऊंचाई पर उनके घर बने होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने असम के हाउस के बारे में आपको समझाया। दिस हाउस आर फाउंड इन असम एंड इन अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और असम के बारे में तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेकिन मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर आपको इस तरह की हाउस देखने को मिलेगी, है ना। और वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको जंगली एरिया भी दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, आसाम की हाउस हमने पढ़ ली है ना। अब हाउस बोट कहाँ मिलता है, हाउस बोट के बारे में हम पढ़ेंगे। द हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर। हाउस बोट क्या होता है, वुड से, लकड़ियों से बना होता है और ये वाटर के अंदर रहता है, पानी के घर में। हाउस बोट क्या होता है, ऐसा घर जो कि बोट की तरह दिखता है, जो कि मूवेबल है, यानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। दिस हाउस कैन अप टू 80 फीट लॉन्ग, यानी इतना लंबा होता है ये हाउस की 80 फीट लॉन्ग होता है एंड 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। यानी अगर लंबाई देखी जाए तो 80 फीट, अगर चौड़ाई देखा जाए तो
8 से 9 फीट की चौड़ाई होती है। दिस हाउस बोट हैड ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग ऑन इट, यानी इस हाउस बोट पे वुडन कार्विंग की जाती है ऑन इट, एंड दिस कार्विंग इज नोन एज खत्म बंग, खत्म बंद के नाम से हम जानते हैं, जो कि ब्यूटीफुल नकाशी, कार्विंग का मतलब क्या होता है, नकाशी की जाती है, बहुत ही सुंदर नकाशी की जाती है उनकी वॉलों पर, है ना, उनकी छत रूफ पर, है ना, तो बहुत सुंदर कार्विंग की जाती है और वो खत्म बंद कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह की ब्यूटीफुल कार्विंग की जाती है, नकाशी की जाती है। दिस हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला, और ये हाउस बोट कहाँ मिलेंगे, तो या तो कश्मीर में या तो केरला में, आपको डल लेक में, है ना, आपको ये सब हाउस बोट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। साइंटिफिक नेम, हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट अभी क्या कर रहा है, एक आध साल से थोड़ा सा ट्रेंड को उसने चेंज करा है, और ईवीएस सीटेट में वो क्या कर रहा है कि कुछ साइंस के क्वेश्चन को डाल दे रहा है, जो सिक्स से लेके 8th क्लास की साइंस है उससे वो 2-3 क्वेश्चन डाल रहा है ना, तो आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट सीटेट से मैं क्या करूंगी, आपको 6 से 8 तक के कुछ टॉपिक को क्लियर कराऊंगी, है ना, ताकि क्या होगा कि आप तैयार रहिए कि किसी भी तरह का वो क्वेश्चन दे आप उसको सॉल्व करके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई गई है एनसीईआरटी में, है ना, तो टाइगर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस यानी पैंथेरा यानी पैंथर से याद रखना है, टिग्रिस यानी टाइगर से रिलेटेड है, तो पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। जस्ट उसके 1 साल बाद आपको टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिला था, जो कि 1973 में आया था। अब टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था, फॉर द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। टाइगर की संख्या कम हो रही थी, उस संख्या को बढ़ाने के लिए हमें टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिला था। कब आया था, 1973 में, याद रखिएगा 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जस्ट उससे 1 साल पहले, आपको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन अदर एनिमल। दूसरे एनिमल के से अगर कंपेयर हम करते हैं टाइगर को, तो रात में, है ना, रात में टाइगर 6 गुना ज्यादा अच्छा से देख सकता है दूसरे एनिमल के। रात के टाइम में इसकी आईसाइट बहुत अच्छी मानी जाती है टाइगर के बारे में, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट, 6 टाइम बेटर देखता है नाइट में यानी रात में अदर एनिमल से। तो टाइगर विस्कर आर वेरी सेंसिटिव। टाइगर की जो विस्कर होती है, आपको ये दिख रही है ना, आप मूंछें बोल सकते हो ना, तो ये जो दिख रही है विस्कर, ये बहुत सेंसिटिव होता है, यानी बहुत अलर्ट होता है। इस विस्कर से ये बहुत चीजें जान लेता है ना, यानी ये एंटीना का काम करता है। जो टाइगर का विस्कर है वो एंटीना का काम करता है। ठीक है, तो टाइगर विस्कर आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन एयर। किसी की मूवमेंट हो रही है या वाइब्रेशन हो रही है ना, कंपन हो रही है एयर के अंदर, आपकी हवा के अंदर, तो ये उसको पहचान जा रहा है। यानी कि अगर ये यहाँ बैठा है, अगर इसके आसपास कोई जानवर मूव कर रहा है, तो ये अपने विस्कर के थ्रू जान लेता है, विस्कर। ठीक है, दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन डार्क एंड फाइंड इट प्रे। और यही विस्कर ना, ये जब ये रात में मूव करता है तो उसको ये हेल्प करता है, और ये फाइंड इट्स प्रे का मतलब है इसके अपने शिकार को खोजने में ये इसका विस्कर हेल्प करता है। ये टाइगर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम और क्या बातें बताई गई है। द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। यानी सेंस ऑफ हियरिंग, यानी इतना सुनने की क्षमता जो है, यानी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी है, इतनी शार्प है, ये क्या करता है, वो पता कर लेता है डिफरेंस बिटवीन, किसके डिफरेंस बिटवीन, या ये पत्तियों की खड़खड़ाहट है या कोई दूसरे एनिमल जो घास पे चल रहे हैं उनकी आवाज़ है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस इजीली पता कर लेता है। अगर पत्तियों की खड़खड़ाहट है तो वो भी समझ जाता है, अगर ये देखता है कि दूसरे कोई एनिमल जा रहे हैं जो कि मेरा शिकार है, उसको भी ये इजीली क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है ना। तो इस किसके थ्रू, इसकी सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट इट हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जो इसकी ईयर होती है वो मूव करती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन से जो आवाज आ रही है उसको वो इजिली कैच कर लेता है, सुन लेता है।
इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नाल, ये चिल्लाता भी है, दहाड़ता भी है। इट्स रोर, रोर मतलब क्या होता है, दहाड़ना, है ना। शेर हो गया, टाइगर हो गया, दहाड़ते हैं। तो इट रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, यानी अगर आप 3 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं ना, तो इसकी जो रोर है, इसकी आवाज जो है, इसकी दहाड़ आप 3 किलोमीटर दूर से भी आप सुन सकते हो। ठीक है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, टाइगर क्या करता है, अलग पर्पस के लिए इसकी अलग साउंड है। जैसे अगर अपनी ये टाइग्रेस को बुला रहा है, अपनी जो मादा टाइगर को बुला रहा है, उसके लिए अलग साउंड क्रिएट करेगा। अगर इसको लगता है कि कोई खतरा है तो अलग साउंड क्रिएट करेगा। ये है टाइगर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना सो कॉल्ड एलिफेंट, है ना। एलिफेंट इज ए हर्बीवोरस एनिमल। एलिफेंट क्या है, आपका हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल किसको कहते हैं, ऐसे एनिमल जो कि ओनली प्लांट को खाते हैं, सिर्फ जो पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना, पौधों को खाते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। ये जो होते हैं ये मांस या मीट वगैरह नहीं खाते हैं। दे प्रेफर टू स्टे नियर वाटर, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां पर पानी होती है। दे कैन ईट, अब यही यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गई कि ये कितने तक केजी तक लीफ को खा सकते हैं। दे कैन ईट 100 to 150 केजी ऑफ लीफ, कितना लीफ खा सकते हैं ये, एक दिन में 100 से लेके 150 केजी तक ये लीफ को खाते हैं। और अगर हम क्विंटल में देखें तो 2 क्विंटल तक ये लीफ को खा सकते हैं। और ये पानी कितना पीते हैं, 50 से लेके 150 लीटर तक पानी एक दिन में ये पी सकते हैं। यानी फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, ये कितना लीफ खा सकते हैं एक दिन में, 100 से लेके 150 लीफ, ये 150 केजी तक लीफ खा सकते हैं। क्विंटल में 2 क्विंटल तक लीफ ये खा सकते हैं। अगर हम पानी पीने की बात करें तो 50 से लेके 150 लीटर तक पानी ये एक दिन में पीते हैं। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसी डेटा में वो इधर उधर कर देता है सीटेट, और आप वहां कंफ्यूज करके गलत आंसर मार के चले आते हो। इसको बार बार पढ़िएगा, है ना। दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर, ये दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। द वेट ऑफ बेबी एलिफेंट, अगर बेबी एलिफेंट का वेट कितना होता है, ये जो आपको बेबी एलिफेंट दिख रहा है, हाथी का बच्चा, इसकी जो वेट होती है, इसकी जो वजन होती है, वो 90 केजी की होती है। दे कीप देयर स्किन कूल विथ मड, ये अपने स्किन को ठंडक प्रदान करने के लिए मड के साथ, आपने देखा होगा हाथियों को लेटते हुए, खेलते हुए, यानी गीली मिट्टी में ये अपने आप को डुबोते हैं, अपने स्किन को क्या करने के लिए, कूल रखने के लिए। ठीक है। देयर बिग ईयर ऑल्सो यू वर्क लाइक ए फैन, अब ये जो आपकी बिग ईयर दिख रही है, ये फैन की तरह यूज करती है, उनको गर्मी लगती है तो वो इस तरह करके हिलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है। एन एलिफेंट हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड होता है। हैज मेनली फीमेल एंड ए बेबी एलिफेंट, जो एलिफेंट की झुंड होती है उसमें आपको मेनली या तो फीमेल एलिफेंट दिखेंगे या उनके बेबी एलिफेंट यानी उनके बच्चे दिखेंगे। यानी जो आपको हाथियों की झुंड दिखती होगी उसमें आपको मोस्टली आपको फीमेल एलिफेंट ही दिखेंगे, या नहीं तो उनके बच्चे। मेल एलिफेंट उसमें नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड ऑफ लीडर ऑफ द हर्ड, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, जो उसमें सबसे जो बूढ़ी मादा फीमेल एलिफेंट होती है, जिसके एज सबसे ज्यादा है, वो क्या होती है, लीडर होती है। जैसे हमारे घरों में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो घर के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, है ना, घर के सर्वोपरि होते हैं। ठीक है। द हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, अब एक हर्ड में, एक झुंड में कितने एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, है ना। और मेल एलिफेंट लीव देयर हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। अब देखिए क्या होता है, मेल एलिफेंट क्यों नहीं रहते, एक हर्ड में 10 से 12, यानी जब हाथियों की झुंड चलती है तो उसमें 10 से 12 फीमेल रहती हैं, यानी मादा रहती हैं एलिफेंट, और उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ पे मेल एलिफेंट क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी उम्र 14 से 15 साल होती है, यहाँ पे बच्चे भी मेल और फीमेल दोनों बच्चे रहते हैं, तो जैसे ही ये मान लीजिए कि 14 से 15 साल के हुए, इस हर्ड को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं होता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, तो ऐसा सोच के वो चले जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आई थिंक 2-3 स्लाइड और बची है, उसके बाद आपका ये वीडियो खत्म होने वाला। स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लोथ क्या है,
एबोरियल एनिमल, एबोरियल एनिमल क्या बोलते हैं, जो ऐसे एनिमल जो कि पेड़ पे रहते हैं। एर्बोरियल एनिमल क्या है, एर्बोरियल एनिमल इज अ स्लोथ। और ये मैमल है, मैमल ऐसा मैमल क्या होता है, जिसकी मेमोरी ग्लैंड होती है ना, जो कि यंग वंस को पैदा करता है ना, तो ये होता है मैमल्स के बारे में। ये बियर की कम्युनिटी का है, लेकिन ये बियर है नहीं। इट्स लुक लाइक अ बियर बट नॉट, ये बियर है लेकिन बियर जैसा दिखता है, लेकिन ये बियर नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, जैसे आपको श्रीलंका में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, है ना। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में ये आपको देखने को मिलेगा। यानी स्लोथ कहाँ पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब इसके बारे में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो देखेंगे। स्लोथ लुक लाइक ए बियर, सीम स्लो एंड लेजी, ये बियर की तरह दिखता है लेकिन ये बियर है नहीं। और कैसा होता है, स्लो होता है और लेजी होता है, यानी बहुत ज्यादा धीरे स्लो और लेजी आप समझ सकते हो कि किसे बोलेंगे, जो कि बहुत धीरे और लेजीपन से अपने काम करता है। स्लोथ लीव अबाउट 40 ईयर, यानी ये कितने साल तक जीता है, 40 साल तक जीता है। इन दैट टाइम दे मूव ओनली 8 ट्री, यानी ये इसकी लाइफ कितनी होती है, 40 साल ही जीता है, जिसमें से ये 8 ट्री पर जाता है ना, 8 ट्री पर ये रहता है। और यानी कि एक ट्री पर ये 5 साल तक रहता है। इससे आप निकाल सकते हो, यानी अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि स्लोथ कितने साल तक जीता है, 40 साल तक जीता है। इस 40 साल की उम्र में ये 8 पेड़ों को बदलता है, ओनली 8 ट्री को ये बदलता है। यानी एक ट्री पर ये कितने साल रहता है, 5 साल रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जब तक उस पेड़ की पूरी पत्तियां खत्म नहीं हो जाती, उस पेड़ से वो नहीं हटता है ना। और ये एक बार नीचे उतरता है, वीक में, एक हफ्ते में ये एक ही बार नीचे उतरता है। ठीक है, they spend almost 17 hours sleeping while hanging upside down on the tree, यानी इसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि ये उल्टा लटके हुए 17 घंटे तक सो सकता है। ये सोता है, ये देखो, ये आप क्या है, ये उल्टा लटका हुआ है, यानी इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन, उल्टा लटका हुआ। एक हमने डिश के बारे में पढ़ा था जिसको हम ऊंधिया बोलते हैं, गुजरात की डिश है, वो भी बनाई कैसे जाती है, अपसाइड डाउन करके, है ना, उल्टा लटका के वो डिश बनाई जाती है। वेजिटेबल है, कहाँ की, गुजरात की। ठीक है, तो स्लोथ के बारे में क्या बोल रहा है, दे स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स स्लीपिंग, ये 17 घंटे तक उल्टा लटका हुआ, यानी अपसाइड डाउन लटका हुआ ये सोता है। दे कम वंस डाउन इन अ वीक, और एक बार वीक में ये पेड़ों से नीचे उतरता है। ये इतना ज्यादा लेजी है ना, सुस्त है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है ना, स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक जो है वो पॉइजनस है हमारे इंडिया में। हमारे भारत में कुल ऐसे 4 सांप आपको मिलेंगे जो कि पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, है ना। 4 पॉइजनस स्नेक इन इंडिया। आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक आर पॉइजनस, 4 ही तरह के सांप जो हैं जो पाए जाते हैं भारत में, जो कि पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। क्या क्या नाम है, कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर जिसको दुबैया बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको अफई बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन कोबरा। कोबरा क्या होता है, आपका गहमन सांप जो होता है उसको कोबरा बोलते हैं। कॉमन करेट कुछ इस तरह से दिखता है, ये कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है ना। ये रसल वाइपर है जिसको हम दुबैया कहते हैं, और ये सॉ स्केल्ड वाइपर है जिसको हम अफई करते हैं। यही चारों टाइप्स ऑफ जो स्नेक होते हैं हमारे भारत में पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ स्नेक पॉइजनस होते हैं, ओनली 4 टाइप्स को। नाम क्या है, कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और पढ़नी है, उसके बाद हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होगा। ठीक है, स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, स्नेक के 2 हॉलो टीथ होते हैं। हॉलो टीथ का मतलब होता है खाली दांत, है ना, 2 हॉलो टीथ, जैसे खाली टाइप होती है, हॉलो होती है यानी खाली दांत होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फैंग कहते हैं। आपको ये दिख रही है ना, हॉलो टीथ होती है, और इसी में जहर भरता है। ठीक है, तो 2 हॉलो टीथ होती है। यहाँ पर एक वेनम ग्लैंड होता है, जहाँ पे वेनम का मतलब होता है जहर। तो जहाँ पे जहर को स्टोर करते हैं, जहाँ पे जहर रहता है, उसको हम बोलते हैं वेनम ग्लैंड। तो जब कोई स्नेक किसी को काटता है ना, तो आपको ऐसे 2 निशान दिखेंगे। तो ये 2 हॉलो टिथ होते हैं। उस 2 हॉलो टिथ्स के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पे जहर भरती है, और उस जहर इस तरह सुई की तरह ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, और वो उस हॉलो टिथ के थ्रू जो
जो भी इंसान को ये जिससे भी ये काटेगा उसके बॉडी में वो जहर क्या करेगी, फैल जाएगी। तो क्या होता है, स्नेक के पास एक वेनम ग्लैंड होता है, वेनम ग्लैंड में वेनम होता है, वेनम का मतलब होता है जहर, ठीक है। अब स्नेक की काटी हुई मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगी, जो मेडिसिन बनती है स्नेक, जिस मान लीजिए किसी इंसान को स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो उसकी जहर की जो दवाई होती है वो स्नेक से ही बनती है, स्नेक के जहर से ही बनती है। देयर इज ए मेडिसिन फॉर द स्नेक बाइट, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। मेडिसिन क्या बोलती है, क्या हम तो लोहा ही लोहे को काटता है, इस तरह का हम सुनते आ रहे हैं। तो या हम क्या बोलते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो उसी तरह जब किसी इंसान को सांप काटता है तो आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस सांप को काटने की दवा मिल जाएगी, और वो दवा कैसे बनती है, सांप के ही पॉइजन से, सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक, जो आज हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ईवीएस एनसीईआरटी समरी थी, और ये 2 वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं 15 नंबर दिलाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।